मैं इस शहर में नया था। किराए का मकान तलाशते तलाशते थक चुका था। हर जगह प्रयास किया लेकिन कोई स्थान नहीं मिला। अंत में मेरे एक मित्र ने मुझे एक मकान का पता सुझाया। वहां एक विधवा महिला अकेली रहती थी। लोग उसके बारे में विभिन्न प्रकार की गलत अफवाहें फैलाते थे, इसलिए कोई भी उसके घर में किराए पर रहना नहीं चाहता था। मैंने मित्र की बात सुनी और निर्णय ले लिया कि मैं उसी मकान में रहूंगा। जब मैंने उस घर के दरवाजे पर खटखटाया और दरवाजा खोला, तो सामने खड़ी महिला को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं वहीं रुक गया, क्योंकि वह तो मैं चुपचाप फैक्ट्री के द्वार के निकट बैठा था। यहां मेरी नई नौकरी लगी थी। वेतन भी ठीक ठाक था, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरे साथ मेरा परिवार नहीं था, और इसी कारण कोई भी मुझे एक अकेले युवक को मकान किराए पर देने को तैयार नहीं था। ये शहर मुझे पूरी तरह अपरिचित और खाली लग रहा था। काफी देर तक वहीं बैठा विचार करता रहा। फिर थक कर भोजन के लिए एक ढाबे में चला गया। आखिर भूख इंसान को हर स्थिति में आगे बढ़ने पर विवश कर देती है। मैं ढाबे में बैठा ही था कि वहां काम करने वाला एक लड़का मेरे पास आया और भोजन का आर्डर पूछने लगा। मैंने भोजन मंगवाया और जैसे ही बैठा, अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे ध्यान से देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक परिचित चेहरा था। ध्यान से देखा तो वह विजय भाई थे, मेरे सबसे अच्छे मित्र, मगर वह तो वाराणसी में रहते थे। यहाँ रांची में कैसे? मैं तुरंत खड़ा हो गया और उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन वह खुद मेरे निकट आ गए। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? तुम तो वाराणसी में थे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था। आप यहाँ कैसे? बस अब विजय भाई बोले, तुम जानते हो वाराणसी में मेरा व्यवसाय पूरी तरह बंद हो गया था। एक साधारण नौकरी कर रहा था, जिससे घर चलाना कठिन हो गया था। इसलिए मैंने सोचा रांची जाकर नया काम शुरू करता हूँ। भगवान की कृपा से अब तक सब ठीक चल रहा है। अब तो परिवार को भी बुलाने का इरादा है। हमें मिले हुए भी 8-9 महीने हो गए, इसलिए एक दूसरे का हाल नहीं पता चला। मैं उनकी बात सुनकर सिर हिलाते हुए बोला, यही वजह है कि मैं भी वाराणसी छोड़कर रांची आ गया हूं। एक मित्र ने मुझे यहां नौकरी के लिए भेजा था, पर अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। आप यहां कब से हैं? मेरी बात सुनकर विजय भाई कुछ देर तक मौन रहे। फिर मुझे ध्यान से देखते हुए बोले, मुझे यहां आए हुए लगभग 5 महीने हो गए हैं। लेकिन तुम अभी कहाँ रह रहे हो? मैं सिर हिलाते हुए बोला, मेरा सामान तो फैक्ट्री में ही रखा है। वहीं दिन भर काम करता हूँ। सोने की कोई जगह नहीं है, इसलिए बहुत परेशान हूँ। अकेला आया हूँ और कोई भी किराए पर मकान देने को तैयार नहीं है। वाराणसी में तो फिर भी थोड़ी छूट मिल जाती थी, मगर रांची में तो बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनकर विजय भाई बोले, आओ बैठकर बात करते हैं। बताओ काम कैसा चल रहा है और वेतन वगैरह कितना मिलता है। मैं उनके साथ मेज पर बैठ गया। वेटर भोजन लेकर आ चुका था। मैं उन्हें विस्तार से बताने लगा, माँ का इरादा मेरी शादी का है, इसलिए मैं कुछ धन कमाना चाहता हूँ। वाराणसी में भी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन यहाँ आय बेहतर है। महीने के करीब 1,500 तक बन जाएगा। कुछ अपने पास रखूंगा, बाकी माँ को भेज दूंगा ताकि वह मेरी शादी के लिए जोड़ सके। मगर यहाँ रहते हुए रहने की जगह ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी यहाँ आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था जरूर कर दूंगा। मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं जो इस मामले में मदद कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत पूछ बैठा, आप इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? ना मेरी बात पर वह कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, अभी तो मैं अपनी दुकान में ही रात को सो जाता हूँ। अपने लिए भी अभी कोई जगह नहीं देखी। जब पत्नी बच्चे आ जाएंगे तब किराए का मकान ले लूंगा। मुझे तो मिल जाएगा, पर तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल मौन रहा। दिल में विचार आया कि उनसे कह दूं कि मुझे भी आज की रात दुकान में सोने की अनुमति दे दे। लेकिन जब उन्होंने खुद यह बात नहीं कही, तो मैंने भी उन्हें परेशान ना करने का फैसला किया। हम दोनों साथ भोजन कर रहे थे। भोजन के बाद वह जबरदस्ती बिल देने लगे, पर मैंने मना कर दिया। पैसे चुकाकर हमने एक दूसरे के नंबर ले लिए, क्योंकि पुराने नंबर दोनों के ही बंद हो चुके थे। विदा होते वक्त उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, मैं जल्द ही तुमसे संपर्क करूंगा। मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं।
तुम्हें रहने की जगह जरूर मिल जाएगी। मैं उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई साहब जितनी जल्दी हो सके मेरी मदद कर दीजिए, वरना आज रातों मुझे फुटपाथ पर ही सोना पड़ेगा। ये बात मैंने जानबूझकर कही थी। उम्मीद थी कि शायद उनके दिल में दया आ जाए और वह खुद ही अपनी दुकान में रुकने की अनुमति दे दे। लेकिन लगता था कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। कुछ देर बाद वह मुझसे विदा लेकर चले गए और मैं मौन होकर होटल के पास एक बेंच पर बैठ गया। कल से मुझे फैक्ट्री में काम शुरू करना था। पूरा दिन तो वहां बीतेगा, मगर रात की चिंता मुझे खाए जा रही थी। होटल में रहना अब संभव नहीं था। आय इतनी नहीं थी। हाँ, अगर छोटा सा कमरा किराए पर मिल जाता तो ठीक रहता, मगर कोई देने को तैयार नहीं था। घर पर मैंने झूठ बोल दिया था कि मकान मिल गया है ताकि माँ परेशान ना हो, लेकिन वास्तविकता यह थी कि रोजी कमाने के लिए इंसान को कई त्याग करने पड़ते हैं। किसी को नींद का, किसी को परिवार का और किसी को छत का। मेरे तो तीनों ही त्याग साथ चल रहे थे। काफी देर होटल के बाहर बैठने के बाद मैंने सोने की जगह खोजनी शुरू की। सड़क पर चलते चलते मैं झुग्गियों वाले क्षेत्र में पहुंच गया। वहां कुछ लोग भीख मांग रहे थे, कुछ जमीन पर लेटे हुए थे। मैं सोच में पड़ गया, क्या मुझे यहीं ठहर जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? मेरी जेब में थोड़ा पैसा और मोबाइल था। डर था कि अगर यहीं सो गया तो सुबह तक दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। इसलिए मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया और सड़क पर अकेला चलता रहा। वहां कोई फकीर मौजूद नहीं था। हाँ, दूर दूर लोग अपने अपने सामान बेच रहे थे। मैं भी जाकर एक किनारे बैठ गया। अभी उजाला हो ही रहा था, इसलिए लेटना ठीक नहीं लगा। वक्त तेजी से बीत रहा था और थोड़ी देर बाद चारों तरफ सन्नाटा फैलने लगा। थकान के मारे मैं वहीं फुटपाथ पर लेट गया और कब नींद में खो गया पता ही नहीं चला। समय की गति ना कभी रुकी थी, ना कभी रुकेगी। मेरी आंखें सूरज की पहली किरण के साथ खुली। कुछ देर तक करवटें बदलता रहा, मगर जब धूप सीधी आंखों में पड़ी तो नींद गायब हो गई। मैं उठकर बैठ गया। जेब से मोबाइल निकाला तो देखा सुबह के 7 बजे थे। अफसोस हुआ कि अगर थोड़ा पहले जाग जाता तो सुबह की पूजा कर सकता था। मैं रोज संध्या पूजन करने वाला इंसान था और उसे छोड़ना मुझे गलत लगता था। कुछ देर वहीं बैठा अपनी तबीयत संभालता रहा। फिर थक हार कर पास के एक होटल की ओर बढ़ गया ताकि मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लूं और फिर काम पर निकल जाऊं। वहां पहुंचने पर मुझे पानी मिल गया। यहाँ के लोग बड़े मिलनसार और मददगार बहुत थे, लेकिन सोने की जगह कोई नहीं दे रहा था। ना जाने कैसा नियम था, अगर परिवार साथ हो तो जगह मिल जाती, वरना नहीं। ये बेवजह की चिंता मेरे सिर पर सवार हो चुकी थी। मुंह हाथ धोकर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया और नाश्ते का आर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद चाय और पोहा मेरे सामने रख दिए गए। जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, माँ की याद आने लगी। सुबह सुबह वह अपने हाथों से मुझे नाश्ता खिलाती थी। मैं भले ही 28 साल का हो गया था, पर उनके लिए आज भी वही छोटा सा बच्चा था। जब मैं अपना शहर छोड़कर इस पराये शहर के लिए निकला था तो माँ बहुत रोई थी। तेरे बिना घर सुना हो जाएगा। उन्होंने कहा था। मैं चुप था क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं मजबूर था। काम के लिए इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपना घर, मरे अपना शहर, यहाँ तक कि अपनी माँ भी। नाश्ता करने के बाद मैं सीधा फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। फैक्ट्री का समय 9 बजे का था, लेकिन मैं 8 बजे ही निकल गया। वहां पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया और फिर आधा घंटा बाहर बैठकर इंतजार करना था, क्योंकि 9 बजे से पहले किसी वर्कर को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। लंबा सफर तय करके जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो घड़ी में 8:30 बज रहे थे। चौकीदार ने मुझे रोक दिया। कंपनी ठीक 9 बजे खुलेगी, तब तक यहीं बैठो। मैं चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम पहले ऐसे वर्कर हो जो इतनी पाबंदी से आए हो, लेकिन यह सब शुरू का जोश होता है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे सबको समझ आ जाएगा और फिर लोग देर से आने लगते हैं। मैनेजर, ठेकेदार और मजदूर सब अक्सर देर से पहुंचते थे। कई बार मालिक खुद फैक्ट्री आ जाते हैं और जब देखते कि ठेकेदार या मजदूर नहीं पहुंचे हैं तो सबकी अच्छी तरह से खोजबीन करते हैं। उस आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुम्हारे बारे में मालिक से जरूर बात करूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पूरा यकीन था कि वह ये तारीफ सिर्फ किसी स्वार्थ या लालच में कर रहा है, लेकिन मेरा उसे कुछ देने का कोई इरादा नहीं था। मैं चुपचाप बैठा फैक्ट्री का दरवाजा देख रहा था।
और मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। फुटपाथ पर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वक्त तेजी से बीत रहा था। आधा घंटा गुजर गया और जैसे ही दरवाजा खुला, मैं अंदर चला गया। सीधे अपने लॉकर की तरफ गया। हर मजदूर को एक लॉकर दिया गया था जिसमें वह अपना जरूरी सामान रख सकता था। क्योंकि मेरा सामान थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मुझे 3 लॉकर दिए गए थे। मजबूरी में ठेकेदार ने मेरी काफी मदद की थी। मैंने कपड़े निकालकर मशीन के पास रखे और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए। फिर अपने विभाग की ओर बढ़ गया। मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। मुझे वो नहीं मालूम था कि मुझे किस मशीन पर लगाया जाएगा, लेकिन काम की हर बारीकी मैं अच्छी तरह जानता था। कुछ ही देर में फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। कुछ लोगों ने मुझे अपनापन दिखाते हुए नमस्ते की, जबकि कुछ ने मुझे नजरअंदाज करते हुए अपने काम में ध्यान लगाया। मैं बस ठेकेदार का इंतजार कर रहा था। ये नौकरी मुझे मेरे एक मित्र ने दिलवाई थी, जो इसी शहर में रहता था और ठेकेदार का अच्छा जानकार था। करीब 10 बजे ठेकेदार आया तो मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने मुझे नजरअंदाज करते हुए बाकी मजदूरों से बात की। किसी को समझाया, किसी को डांटा और किसी से हंसकर बात की। करीब आधे घंटे बाद वह मेरी तरफ आया और बोला, शाबाश। चौकीदार ने बताया कि तुम बहुत वक्त के पाबंद हो, लेकिन देखो, लॉकर के पास तुम्हें मेरी मौजूदगी के बिना जाने की अनुमति नहीं है। तुम्हें 3 लॉकर दिए गए हैं, इसीलिए आगे से ध्यान रखना। मालिक की तरफ से फोन आया था। उन्होंने तुम्हें कैमरे में देखा है। इस तरह की हरकत पर चोरी का शक भी हो सकता है। मैं तुरंत बोला, माफ कीजिए, आज मेरा पहला दिन है। मुझे नियमों की जानकारी नहीं थी। कृपया आप मुझे नियम समझा दीजिए। बस सिर हिलाते हुए बोला, यहाँ कोई खास नियम नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि आगे कोई परेशानी ना हो। तुम अपना घर और परिवार छोड़कर यहाँ आए हो, अब यही तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। वह आदमी समझदार और नरम स्वभाव का था। बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने कहा, मैं तुम्हें मशीन ऑपरेटर के तौर पर रख रहा हूं। तुम्हारे मित्र ने बताया कि तुम अपने काम में बहुत निपुण हो। मैंने तुरंत कहा, जी, मैं अपनी पिछली कंपनी का